हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग अभी हिंदी काव्य साहित्य के विकास से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करते हैं और ये तीसरा क्लास है। तो आज भी हम लोग 10 न्यू जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और कुछ एमसीक्यू पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ठीक है, ऑप्शन आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और लास्ट ऑप्शन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, 4 ऑप्शन में फिर से रीड कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हमारा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो ऑप्शन आपके पास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ग ऑप्शन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज की क्लास का। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। दोनों क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई या फिर प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन आपके पास है सन 1943 में, सन 1954 में, सन 1938 में या फिर सन 1936 में। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1943 में हुआ था कि 1954 में कि 1938 में या 1936 में। तो इसका राइट आंसर है 1936 में। ठीक है, आज का चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है। सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है किससे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है सूरदास से, नंददास से, तुलसीदास से या कबीरदास से। यानी कि सुकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है सूरदास से, नंददास से, तुलसीदास से या फिर कबीरदास से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग सोच लीजिए। आप लोगों ने सोच लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये इसका आंसर बता देता हूँ। तो सुकर खेत नामक स्थान जो है वह तुलसीदास से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास से। ठीक है, चलिए आज का हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से? अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मेरे हिसाब से तो आपको बिना ऑप्शन दिए ही पता हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं हमेशा की तरह हर क्वेश्चन में ऑप्शन देता हूँ, तो इसमें भी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। तो ऑप्शन इसका है ज्ञानेश्वरी शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, प्रेमाश्रयी शाखा के या राम भक्ति शाखा के। यदि आप लोगों ने भक्ति काल को अच्छे से पढ़ा होगा तो यह आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका सीधा आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है कृष्ण भक्ति से। अष्टछाप के जो कवि संबंधित थे किससे? तो कृष्ण भक्ति से। एक बात और आप समझ लीजिए कि ये भक्ति काल के जो है ये पार्ट हैं, जैसे कि अब भक्ति काल के बारे में डिटेल्स में यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि नहीं तो क्लास जो है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इतना बस याद रख लीजिए कि अष्टछाप के कवि जो संबंध है वो कृष्ण भक्ति से, और कृष्ण भक्ति से आप इसके मुख्य जो कवि का नाम कोई पूछ लेता है तो आप क्या बताइएगा? सूरदास बता दीजिएगा। ठीक है, और उनकी रचना तो जैसे कि सूर सागर है। ठीक है, तो ये आप इसको लर्न कर लीजिए। चलिए आज की क्लास का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन आपके पास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का या फिर रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन फिर से रीड कर देता हूं मैं आपके लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का या फिर रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कवि जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आप ऐसे भी याद रख लो कि 1000 वर्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी मिलता जुलता है, तो आप इस तरह से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं।
चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन हैं। यानी आपको 4 ऑप्शन में दूंगा, उसमें से आपको बताना है कि ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन हैं। ध्यान समझिएगा, कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया जो अष्टछाप कवि से संबंधित था, तो वो भी भक्ति काल से ही था, ये भी आपका भक्ति काल से ही, क्योंकि भक्ति काल को जो बांटा गया, तो भक्ति काल को जो बांटा गया है उसमें एक शाखा ज्ञानेश्वरी शाखा भी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए। तो ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कबीरदास। सारे दास हैं, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ज्ञानेश्वरी शाखा के जो प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं वो कौन है, तो कबीरदास जी हैं। ठीक है, तो कबीरदास इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो ये भी तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन सुनते ही आंसर बोल दिए होंगे अपने मन में। चलिए ऑप्शन पहले देख देता हूँ मैं, आप लोग फिर मिला लीजिएगा। तो तुक्काराम, सीताराम, राम बोला, आत्माराम। तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, राम बोला। ठीक है, राम बोला जो है गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। क्लियर हो रहा है आप लोग को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सीरीज जो चल रहा है, हम लोग हिंदी काव्य साहित्य के विकास से संबंधित हम लोग 10 MCQ हर क्लास में डिस्कस करते हैं। अब तक 2 क्लास हो चुका है, आप लोगों ने 2 क्लास देख लिया होगा, और यदि नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो चलिए आज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास है भारत भारती, भारत भारती हो गए, सेकंड ऑप्शन है सिद्धराज, नेक्स्ट ऑप्शन है पंचवटी, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, भारत भारती, सिद्धराज, पंचवटी, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो भारत भारती, यानी इसके राइट आंसर क्या हो गया, भारत भारती। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। तो आपके ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो और संदेश रासक। ऑप्शन क्या है, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो और संदेश रासक। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग सोच लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या था कि कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पद्मावत। पद्मावत जो है वो आदिकाल की रचना नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे कि हमने पहले क्लास में आप लोग को सिखा दिया हूँ। तो इसको सबसे पहले आपको ऐसे याद करना है कि आदिकाल की रचना कौन कौन है। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, संदेश रासक, ये तीनों जो हैं वो आदिकाल की रचना हैं, और पद्मावत जो है वो आदिकाल की रचना नहीं है। क्लियर हो रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो इम्पॉर्टेंट है तो लर्न करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे कि अभी ये दे दिया आदिकाल की नहीं है, तो एक बात आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा कि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, आदिकाल को कौन सा काल कहा जाता है, वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी रचना वीरगाथा काल की नहीं है, तो या फिर कौन सी रचना वीरगाथा काल की है। तो जो आपने आदिकाल को याद किया वो वीरगाथा काल का। ठीक है, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज की क्लास का वो क्या है, ये बता दीजिए कि वीरगाथा काल का समय क्या रहा है। तो आदिकाल का समय और वीरगाथा काल का समय रहा है तो सन 993 से 1318 ईस्वी तक, सन 993 से 1318 ईस्वी तक जो है वो वीरगाथा काल या फिर आदिकाल का समय रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।